हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संविधान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 वीडियो अपलोड की थी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 और उससे संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की थी। आज हम उसी श्रृंखला में इस संपूर्ण भाग की पूरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान भाग 1 आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इंडिया शुरू में है और भारत यहाँ पर बाद में है, यानी कि हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नाम मिलते हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। हमारा जो देश है वो राज्यों का एक संघ है। इस राज्यों का संघ का मतलब जो है समझना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो विनाशी राज्य, यानी कि आप जब आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो राज्य हैं उनका तो अंत किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा यूनियन है, जो हमारा संघ है, उसको नहीं मिटाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलते हैं अब क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर क्षेत्र और संघ में क्या अंतर है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। क्षेत्र यानी कि जो राज्य भूभाग अभी वर्तमान में सम्मिलित हैं संघ में। दूसरा, जो संघ शासित क्षेत्र हमारे संघ में शामिल हैं। तीसरा, वो भूभाग जो भविष्य में संघ का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर फिर हम देखते हैं क्षेत्र। यहाँ पर क्षेत्र के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे संघ के बारे में। तो संघ यानी कि यूनियन, यानी कि इसमें यूनियन में केवल राज्य भूभाग आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है वो संघ से बड़ा भाग है, यानी कि संघ में केवल राज्य भूभाग आते हैं, जबकि क्षेत्र में राज्य भूभाग, संघ शासित प्रदेश और वो भूभाग जो भविष्य में संघ का हिस्सा बनेंगे। आर्टिकल 2, इसमें संसद को शक्ति दी गई है कि वो, इसमें 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में बताया गया है कि नए राज्य को भारत संघ में शामिल करें। इसका मतलब क्या है ए पार्ट का, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, जो उस समय पर राज्य थे, तो उसमें उनकी बात कही गई है कि जो अस्तित्व में थे कि उन राज्यों को संघ में शामिल करें। दूसरे के बारे में कही गई है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति, यानी कि नए राज्यों के जो गठन की शक्ति है वो संसद को दी गई है, मतलब कि नए राज्यों का गठन संसद करे। अब हम इन शॉर्ट में आर्टिकल 2 के बारे में बताएंगे कि इसमें नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म यहाँ पर अंतर समझेंगे। आर्टिकल 3 में यानी कि जो पहले से ही राज्य हैं, केवल उनके पुनर्गठन की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन जबकि जो आर्टिकल 2 है उनमें उन राज्य के प्रवेश की भी बात कही गई है जो पहले से शामिल हैं, और जो शामिल नहीं हैं उनको भी संसद को निर्देश दिया गया है कि राज्यों का गठन करें। इस तरीके से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम अंतर देखते हैं। आर्टिकल 3 में केवल उन राज्य के पुनर्निर्माण के बारे में बताया गया है या पुनर्सीमा निर्धारण के बारे में बताया गया है जो पहले से ही अस्तित्व में है। अब हमारी संसद को अधिकार है किसी राज्य में से उसका राज्य अलग करके या 2 से अधिक राज्य के भागों को मिलाकर या नए राज्य का निर्माण वो कर दे, ये संसद को ही अधिकार है। बी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद, घटा सकेगी, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकेगी
उसके नाम में भी परिवर्तन संसद कर सकेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 4 में हम देखते हैं कि इसमें जो नए राज्यों के प्रवेश या गठन और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण की बात की गई थी, इसमें बताया गया है कि इसके लिए संसद को 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो संशोधन है ये साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम देखते हैं, दरअसल एक जो है समस्या उठी, और ये समस्या उठी 1960 में। 1960 में बेरूबाड़ी संघ, यानी कि एक बेरूबाड़ी संघ था, और वो उस समय पर बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, और चूंकि सीमा निर्धारण करना था तो वो बेरूबाड़ी क्षेत्र यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसको दिया जाना था। 1960 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद को या कार्यपालिका को अपने देश का कोई भी भाग देने का दूसरे देश को अधिकार नहीं है। वो केवल और केवल 368 के तहत संविधान संशोधन के ही द्वारा दिया जा सकता है। यदि आप सीमा निर्धारण के लिए किसी देश को अपने देश का भाग सौंप रहे हो तो केवल और केवल उसमें 368 के तहत संविधान का संशोधन होगा। देखिए, ये संविधान के संशोधन 3 तरीके से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत, एक 368 के तहत, और एक 368 के तहत और आधे राज्यों की ज़रूरत होती है, अनुमति की ज़रूरत होती है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैं अभी ये थोड़ा समझा देता हूँ कि जो साधारण बहुमत जो होता है वो उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत होता है, जबकि 368 के तहत जो संशोधन होता है उसमें उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत देखा जाता है, और जो भी तत्कालीन सदस्यों की संख्या है उसका भी बहुमत देखा जाता है। मान लो, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मान लो 543 सीट अब है हमारी लोकसभा में, तो इसका तत्कालीन बहुमत कितना हो गया? 222, और ये 222 तो होना ही चाहिए, और जितने उपस्थित और मतदान हैं उनका 2/3 भी होना चाहिए, लेकिन वो 2/3 222 से कम नहीं होना 222 से कम नहीं होना चाहिए। इसको हम विशेष बहुमत भी बोलते हैं, जबकि साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान देने वाले का बहुमत ही देखा जाएगा। मान लीजिए 543 में 400 उपस्थित हैं तो 201 उस पर जो है 201 का बहुमत माना जाएगा। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये 2/3 है या तत्कालीन का कितना बहुमत है, ये नहीं देखा जाता। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। तब बेरूबाड़ी संघ को, यानी कि बेरूबाड़ी क्षेत्र को, बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए 9वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये पीसीएस में आ चुका है। 9वां संविधान संशोधन किया गया था, और उस 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा वो बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश को सौंपा गया था। हाल ही, अच्छा एक और बात आई, उच्चतम न्यायालय में फिर 1969 में एक केस आया, और उस 1969 के केस में कि कार्यपालिका यदि किसी देश से सीमा निर्धारण करनी है तो उसका फैसला कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अपना क्षेत्र देने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं है। उसमें आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन ही करना पड़ेगा, तो ही हम आप उसको क्षेत्र किसी देश को दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। दरअसल ये 100वां संशोधन 2015 बांग्लादेश के साथ किया गया।
बांग्लादेश की सीमा निर्धारण के लिए यह संशोधन किया गया। 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए और 51 क्षेत्रों को भारत को दिया गया। चलिए, अब आप जानते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था और जो हमारी सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो रेड क्लिफ आयोग द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं जो हमारी रियासतें थी, अब रियासतों का पुनर्गठन शुरू हो गया, यानी कि रियासतों का मिलना शुरू हो गया। अब जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि या तो जो रियासतें हैं या तो वो पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में मिल जाएं, ये उनको छूट थी। तो हुआ क्या, चूंकि 552 रियासतें हमारे भौगोलिक क्षेत्र में थी, उनमें से 549 जो रियासतें थी वो तो आसानी से, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो उस समय पर गृह मंत्री थे उनके प्रयासों से आराम से वो शामिल हो गई। लेकिन 3 ऐसी रियासत थी जो कुछ और ही सपने देख रही थी। वो थी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़, तीसरी जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद का जो निजाम था वो तो ये सपने देख रहा था कि हैदराबाद को एक अलग देश बना दिया जाए या हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दिया जाए। उस समय पर हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और यदि ऐसा हो जाता तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो जाता। तो वल्लभ भाई पटेल जी उस समय पर गृह मंत्री थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम पर कार्रवाई की, ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया और उसके तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया। दूसरा था जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और वो जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया। तीसरा था जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि जम्मू कश्मीर विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुआ। अब हम देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि 1950 में कुल 29 प्रकार के क्षेत्र भारत में थे। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ए, बी, सी और डी। ए में 9 भाग थे, बी में भी 9 भाग थे, सी में 10 भाग थे और डी में 1 भाग, यानी कि कुल 29 भाग थे। ए में वो भाग थे जिन पर सीधे ब्रिटिश गवर्नर जनरल शासन करता था और बी में वो भाग थे जो कि रियासतों से संबंधित थे। सी में रियासत और चीफ कमिश्नरी थी और डी में केवल 1 भाग अंडमान और निकोबार था। अब जब देश आज़ाद हो गया, संविधान भी लागू हो गया, उससे पहले ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार ने एसके धर आयोग जून 1948 में गठन किया था और इस एसके धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी थी और इस एसके धर आयोग ने कहा कि एक भाषा और एक राज्य के आधार पर राज्य नहीं बांटे जा सकते, यानी कि इसने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर साफ अपनी रिपोर्ट में मना कर दिया। अब दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है,
दिसंबर 1948 में इसे बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और वो आंदोलन था तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में। श्री रामालु पोट्टी, जो कि एक आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर बनाने की मांग कर रहे थे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद वे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और उनकी डेथ हो गई। मजबूरन अक्टूबर 1953 में भारतीय सरकार को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार को, पहला प्रदेश भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। अब फिर ये मांग जो दूसरे राज्य थे वो भी मांग करने लगे, तो फजल अली आयोग सरकार ने 1953 में गठित किया। इसके दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इसने कहा, फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फलस्वरूप क्या हुआ, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य बनाए गए और 14 राज्य और 6 यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए गए। अब राज्यों के दो भाग किए गए, एक में 14 राज्य थे और दूसरे में 6 संघ शासित प्रदेश थे। अब हम चलते हैं अब 1960 फिर भाषा के आधार पर बम्बई राज्य का विभाजन किया गया और 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 15वां राज्य बना गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, और जो बाकी जो बम्बई का शेष भाग वो महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर रहने दिया गया। इसके बाद दादर नागर हवेली, जो कि पुर्तगालियों के शासन में थी, 1954 में इसने भारत को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने 1954 से 1961 तक एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में इसका शासन चलता रहा और इन 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अब गोवा दमन दीव पर भी पुर्तगालियों का ही शासन था, लेकिन कई बार चेतावनी देने के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी पुर्तगाली गोवा दमन दीव को खाली नहीं कर रहे थे और भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। 1961 में रात में पुलिस कार्रवाई की गई और उसके द्वारा गोवा दमन दीव को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पर देखेंगे गोवा पहले एक संघ शासित प्रदेश था। इसके बाद जो ये दादर और नगर हवेली है और दमन दीव दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 के अधिनियम के द्वारा 2020 में दोनों को एक कर दिया गया है। पुदुचेरी, जो कि फ्रांस के अंडर में था, 1954 में फ्रांस ने भारत को दे दिया और 1954 से 1962 तक यहाँ पर एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में शासन चलता रहा। अब 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ में शामिल किया गया।
इसी तरह से नागा जो जनजाति है उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ था। तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड को 1963 में 16वां राज्य बनाया गया। अब पंजाब में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलनकर्ता के नेतृत्वकर्ता थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह की मांग थी कि पंजाब को पंजाबी भाषी राज्य में, हरियाणा को हिंदी भाषी राज्य के रूप में, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाए। 1966 में सहायोग का गठन किया गया और उसकी सिफारिश पर हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया जो कि हिंदी भाषी के आधार पर बना। हिमाचल प्रदेश को, जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था, वो हिमाचल प्रदेश के रूप में संघ शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद जो शेष भाग है उसको पंजाब रहने दिया गया पंजाबी भाषा के आधार पर, और जो चंडीगढ़ है उसको भी संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद इस हिमाचल प्रदेश को 1970 के अधिनियम के द्वारा 1971 में 18वां राज्य बनाया गया। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 में पास हुआ और 1972 में मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय उपराज्य बनाया गया। लेकिन फिर इसी मेघालय को 22वें संशोधन के द्वारा 21वां राज्य बनाया गया। अब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1971 के अधिनियम के द्वारा ही संघ शासित प्रदेश बनाया गया। अब यहाँ पर सिक्किम में भी विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि सिक्किम में चोग्याल का शासन था और वहाँ की जनता चाहती थी कि सिक्किम को भारत में मिला दिया जाए। तो वहाँ की जनता ने चोग्याल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे संबद्ध राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया और इसी संशोधन के द्वारा 1975 में इसे भारत में शामिल कर लिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब हम देखते हैं ये 22वां राज्य बना सिक्किम। इसके बाद 1986 के अधिनियम के द्वारा मिजोरम 23वां राज्य बना, यानी कि मिजोरम 1986 अधिनियम, अरुणाचल 1986 अधिनियम 24वां और 1987 अधिनियम गोवा के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश रहने दिया गया और ये 56वें संशोधन के अनुसार किया गया था। इस तरह से गोवा 1987 में 25वां राज्य बना और दमन और दीव को अलग कर दिया गया और फिर पुनः 2019 में दमन और दीव और दादर नागर हवेली को 2019 के अधिनियम के द्वारा 2020 में दोनों को फिर एक कर दिया गया। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में भी आंदोलन खड़ा हो गया। इसमें जो छत्तीसगढ़ जो राज्य था उसको भी मांग उठने लगी कि भाई इसे भी अलग प्रदेश बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मांग उठने लगी कि उत्तराखंड को एक पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके अलग राज्य बनाया जाए और आप जानते हैं कि काफ़ी इसमें आंदोलन हुआ था और कई लोग इसमें मारे भी गए थे। झारखंड, बिहार में मांग उठने लगी कि झारखंड को अलग किया जाए। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ 26वां बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां बना और झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी
कि आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना जो पठार है उसको एक अलग राज्य बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश अधिनियम 2014 के द्वारा तेलंगाना को भी 29वां राज्य बनाया गया। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो राज्य था उसको 370 अनुच्छेद के द्वारा और 35 अनुच्छेद के द्वारा विशेष इसे विशेष शक्ति मिली हुई थी। इसका संविधान अलग था। तो जम्मू और कश्मीर अधिनियम 2019 के द्वारा इस जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर में विधानमंडल का गठन किया गया, लेकिन लद्दाख में विधानमंडल का गठन नहीं किया गया। हाल ही में जो सोनम वांगचुक हैं, जिन पर 3 इडियट मूवी बनी है, वो मांग कर रहे हैं कि लद्दाख में भी यानी कि जो संघ शासित प्रदेश है उसमें भी विधानसभा का गठन किया जाना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर एक फैक्ट, जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं लेकिन 3 में केवल विधानमंडल है। एक तो दिल्ली, एक पुदुचेरी और एक जम्मू और कश्मीर। बाकी 5 में विधानमंडल नहीं है। अब टोटल कितने राज्य हो गए? इस तरह से 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। अब समय समय पर नामों में भी परिवर्तन किए गए, इसको भी देख लेते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं। नामों में परिवर्तन किया गया। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था, 1950 में इसे उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में जो मद्रास, चेन्नई वाला जो भाग था, उसे तमिलनाडु किया गया। 1973 में जो मैसूर था वो कर्नाटक बन गया। और 1973 में ही लक्काद्वीप समूह, मिनिकॉय समूह, अमीन द्वीप समूह को लक्षद्वीप नाम दिया गया। और 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 1992 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल दिया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। पांडिचेरी का नाम 2006 में ही पुदुचेरी और 2011 में ओडिशा का नाम ओडिया कर दिया गया। ये थी आपकी संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आपकी कंप्लीट वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, आप सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और जो है सब्सक्राइब करें। आपको संविधान की हर एक वीडियो इसी प्रकार से और इन्हीं सभी संपूर्ण तथ्यों के साथ में मिलेगी। धन्यवाद।